हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑलरेडी हम 3 टाइप कर चुके हैं फोर्सेस की। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम कर रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम देखेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहाँ मिलते हैं, हमें कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो। तो शुरू करते हैं। दीज आर द फोर्सेस appear only in elementary particles of short lifespan। ये हमें कहाँ appear होते हैं? in elementary particles। और जिन elementary particle का जो टाइम पीरियड है, जो लाइफ स्पैन है उनका, जो लाइफ टाइम है उनका, दैट इज वेरी शॉर्ट, बहुत कम होता है उनका लाइफ टाइम जो है वो वेरी शॉर्ट होता है। द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस by itself is due to the presence of a weak nuclear force। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर। क्यों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उनका अपने आप डीके होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप टूटने लग जाते हैं। क्यों टूटने लग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। और जब वो टूटते हैं तो कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं, लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियॉन्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर बाउंड विद ईच अदर। एक दूसरे से बाउंड होते हैं वो, बट कौन से फोर्स से? विद वीक फोर्स। एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बाउंड होते हैं वो, पर उनके अंदर कौन सा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है। और वीक फोर्स होने के कारण उनका अपने आप डिके हो जाता है। और जब डिके होता है तो कौन से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। तो वीक फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इट इज वीक फोर्स बट नॉट वीकेस्ट। वीक है बट वीकेस्ट नहीं है, ये कमजोर है बट सबसे कमजोर नहीं है ये। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो इट इज 10 raised to power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने वीक तो बोला है उसको, पर फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके अंदर इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो रूल नहीं अप्लाई होता है इसके अंदर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन, वेरी शॉर्ट रेंज है इसकी, बहुत छोटी रेंज है इसकी, क्योंकि ये सिर्फ एक्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इट एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है ये, तो इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स। दो जो लेप्टॉन्स होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ही एग्जिस्ट करता है ये, और लेप्टॉन्स क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, तो दो लेप्टॉन्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है ये, या फिर एक्ट्स बिटवीन द लेप्टॉन्स एंड मीजॉन्स। ये लेप्टॉन्स, मीजॉन्स ये सारे क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह ये लेप्टॉन लेप्टॉन में एग्जिस्ट करता है, या फिर लेप्टॉन मीजॉन में एग्जिस्ट करता है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हम नया टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन लॉज। इसके बारे में आपने शायद थोड़ा बहुत लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। तो कंजर्वेशन लॉज के अंदर सबसे पहले हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can be converted from one form to another form। ये हमें क्या बताता है कि जो एनर्जी है वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसको पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो पहले हमने वाटर को स्टोर कर रखा है, तो स्टोर किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने उस स्टोर्ड वाटर को रन करवा दिया, मूव करवा दिया। जब मूव करवाया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी। जब उस रनिंग वाटर ने टरबाइन को रोटेट किया तो उस रोटेशन से कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जब ये टरबाइंस रोटेट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। अब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों में पहुंचती है तो हम उससे क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो बल्ब जलाओगे तो आप कौन सी एनर्जी मिलेगी, लाइट एनर्जी मिलेगी। और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब आप इलेक्ट्रिक प्रेस चलाओगे तो कौन सी एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह क्या हो रहा है, देखो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ना ही तो हमने इसको पैदा किया है, ना ही हमने इसको खत्म किया है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें कहता है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके साथ सेकंड लॉ की बात करते हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है, एक बॉडी के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी जो है वो कंटेन्ड है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम इसको शो कैसे करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका मास और उसकी वेलोसिटी, उन दोनों के प्रोडक्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड विद P, और P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m into v। m is the mass of the object, v is the velocity of the object। तो it is the product of mass and velocity of a object। इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब बात तो हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है, कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कैसे, चलो देखते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि जो फोर्स होता है that is equal to ma। we know that F is equal to ma। और यहां पे हमने बोला है अभी देखो कि if no external force acts on the body, तो इसका मतलब क्या है, F is equal to 0। F 0 है, अगर F 0 है this implies that ma is equal to 0। ma 0 हो गया, बट m तो 0 हो ही नहीं सकता। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0। मास कभी 0 नहीं होता, तो मास तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखो p इज इक्वल टू mv होता है, मास तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है।
अगर उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट P भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, अगर लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। पर ये कब हुआ, ये तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।